हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज से हम हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है तो इसको ध्यान में रख के मैं 25-25 क्वेश्चन के सेट को आपके साथ डिस्कस करूंगी। नए 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चे इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि जो हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस है ना वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक ही है ना। तो आपको इस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि 25-25 क्वेश्चन की करीब 4 से 5 वीडियो आएंगे। करीब हम 100 से 150 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी की इस पूरी सीरीज में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप पूरे सीरीज में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड वो हम सब देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से और एक शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे वीडियो लाने का, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, 25 के सेट्स में आएंगे वीडियो, तो बने रहिएगा इस पूरे सेशन में, है ना। हम लेकर आएंगे आपको सीटेट जुलाई 2024 में जो 7 जुलाई को होने वाला एग्जाम, उससे पहले हम 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। यानी आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी जब हम आपस में बात करते हैं या आपसी कथन करते हैं तो वो कौन सा कथन होता है आपको बताना है। तो अनौपचारिक, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्क संगत कथन, ये 4 तरह के कथन है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, जब हम आपस में बात करते हैं तो कोई एक फॉर्मल तरीके से नहीं बात करते, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। यानी बात करने में हमें ये नहीं सोचना है कि हमने कहाँ ग्रामर का प्रयुक्त यूज़ किया, कहाँ ग्रामर में मिस्टेक किया, कहाँ हमें लाउड बोलना है, कहाँ हमें धीरे बोलना है। वो होती है अनौपचारिक कथन, जहाँ पे हमको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। हम नॉर्मल बातचीत की भाषा में, नॉर्मल व्यवहार में हम बात करते हैं, उस कथन को कहते हैं, कथन यानी स्टेटमेंट को कहते हैं अनौपचारिक। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल स्टेटमेंट होता है वो, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि फॉर्मल कथन यानी औपचारिक कथन कहाँ होता है, जहाँ पे आप किसी ऑफिस में हो या आप कॉलेज में लेक्चर दे रहे हो या आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत सोच समझ के आपको बोलना होता है, वो होता है औपचारिक कथन। समझ में आई? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी आप एक शिक्षक हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो कक्षा है, आपकी जो क्लासरूम है, उसमें कैसा माहौल रहा? समावेशी माहौल रहे। समावेशी माहौल का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव सिचुएशन को, इंक्लूसिव क्लासरूम को आपको रेडी करना है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है? समावेशी शिक्षा में क्या पाया जाता है कि जहाँ पे हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, हर बच्चे को मौका दिया जाए ताकि अपने वो इंटरेस्ट को शो कर सके। उन सारे बच्चों की नीड पर हमें ध्यान देना होता है। हर स्टूडेंट, हर बच्चे की नीड को हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं और उसकी नीड को फुलफिल करने की, यानी उनकी ज़रूरत को आप पूरा करने की कोशिश करते हो। किस में करते हो? समावेशी शिक्षा या समावेशी माहौल में करते हो, है ना। तो हर बच्चा वहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो। आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा यानी
इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो आप इसको आप बढ़ावा दोगे तो किन बातों का सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है, आप ऑप्शन को पढ़िए और देखिए। सबसे पहले क्या करोगे, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रवण संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, यानी अलग अलग तरह के दृश्य श्रवण का मतलब है ऑडियो विजुअल जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, सदैव हमेशा जिसकी जरूरत नहीं भी है आप उसकी भी जरूरत कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये ओवर जनरलाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। जहां जरूरत है आप वहां करोगे ना, जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी आप कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। स्वयं के बोलने की गति में बहुत धीमी रखना, आप धीरे धीरे बहुत धीमी गति से बोलोगे तो ये भी इसका उपाय नहीं है। सभी बच्चों से सभी भाषीय प्रकारों को समान रूप से संपादित करना। देखिए समान रूप से आप करोगे तो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। आपको क्या करना है, हर बच्चे की नीड अलग होती है, तो उस सारे बच्चों को एक तरीके से एक डंडे से आप सबको हाँक नहीं सकते हो। सबके लिए आपको अलग अलग टीचिंग मेथड का, कुछ बच्चे क्या होते हैं सुन के अच्छे से सीख पाते हैं, कुछ देख के सीख पाते हैं, तो उस तरह से कुछ छू के सीख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लो विजन वाले बच्चे हैं जिनको कम दिखाई देता है, तो आपको ऐसा थोड़ी ना कि आप वीडियो आपने स्टार्ट कर दिया क्लास में और आप सोच रहे हो कि वो भी बच्चा उसी तरीके से सीख जाए, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रवण संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। देखिए कितना अच्छा लाइन है कि आवश्यकता अनुसार, जहां जहां आपको जरूरत है वही यूज करोगे और उचित प्रयोग यानी प्रॉपर यूज करना है आपको, तब आप समावेशी शिक्षा का माहौल अपने क्लासरूम में बना सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, अच्छा जब आप व्याकरण शिक्षण करते हो, जब ग्रामर पढ़ाते हो बच्चों को, तो आप कैसे पढ़ाओगे, किस तरह से आप जनरली अगर आप लोअर क्लासेस की बात करो, प्राइमरी लेवल की बात करो, तो ग्रामर पढ़ाने का उचित तरीका क्या होना चाहिए। बच्चों को नियम को कंठस्थ करा दो, रटवा दो बच्चों को नियम को, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह से रटवा दो। या बच्चे, दूसरा ऑप्शन है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। यानी बिल्कुल सही, आप जब बच्चों को व्याकरण शिक्षण करा रहे हो, व्याकरण पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों को पहले अलग अलग उदाहरण दो। उदाहरण यानी आप पहले एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल से जब बच्चे रूल की ओर बढ़ते हैं, यानी बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। जब आप इंडक्टिव मेथड से बच्चों को आप पढ़ाओगे तो ये बहुत दिनों तक उनकी मेमोरी में रहेगी और सदा के लिए वो उस चीज को समझ पाएंगे। एक होता है डिडक्टिव मेथड, जो कि जनरली हम बड़े क्लास में यूज करते हैं। पहले हम नियम बताते हैं, पहले रूल बताते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो लेकिन हम क्या मानते हैं कि व्याकरण शिक्षण में सबसे अच्छा जो रोल प्ले करता है वो होता है इंडक्टिव मेथड। हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, बच्चे नियमों से उदाहरण, ये तो अभी हमने बात की, वो यूजफुल नहीं है। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करें, ये भी नहीं है, यानी सब सूत्र में यानी फॉर्मूला का प्रयोग करें, ये भी सही नहीं है ना। यानी संदर्भ में आपको पढ़ाना है, बच्चों से ही उसके अलग अलग बच्चों से अलग अलग नाम पूछोगे, फिर आप बोलोगे कि बताओ आपके नाम क्या है, तो वो बताएंगे हमारा नाम जो है एक संज्ञा है। इस तरह से आप पढ़ाओगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। यानी भाषा प्रयोग कैसे हमें लैंग्वेज का यूज करना है, उसमें आपको दक्षता विकसित करना है, दक्षता विकसित करना कि उन्हें बहुत अच्छा बनाना है, भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना है, विकसित करना है। उसमें के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप उसके लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बिल्कुल सही है। बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देना है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका देना है, ताकि वो अपने बात को, अपने विचारों को बोल सके, दूसरे के विचारों को सुन सके, उससे उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। वे कविता याद करेंगे, यहाँ पे रटने से रिलेटेड उनसे नहीं बढ़ेगी। रटने से क्या हुआ, जो हूबहू बुक में दिया उसने रट के सुना दिया, उससे उनकी भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित नहीं होगी। उन्हें मुहावरे याद है, मुहावरे और लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको भाषा को सुंदर बना रहता है, तो ये भी नहीं होगा। वे किसी वक्ता के साथ
रहते हो, वक्ता के साथ रहने से क्या उनकी भाषा क्षमता विकसित हो जाएगी? नहीं होगी। आप उनको मौका दो, है ना, मौका दोगे, एक्सपोजर दोगे, है ना, तो बच्चों का यानी बेस्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को जितना ज़्यादा आप सुनने और बोलने की आज़ादी दोगे उतना ज़्यादा उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मोना अक्सर लिखते समय शब्द के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती है को पति, अभिनव को अनव लिखती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? वो क्या कर रही है, लिख रही है लेकिन आधा अधूरा लिख रही है, बीच बीच में जो शब्द के बीच में जो अक्षर है ना उसको वो छोड़ दे रही है, स्कीप कर दे रही है। जैसे यहाँ पे पति में पढ़ती में ढ को इसने स्कीप कर दिया, अभिनव में भी को इसने क्या कर दिया, स्कीप कर दिया, छोड़ दिया। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका उपयुक्त कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, उसको लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिख तो रही है वो, भले ही आधा अधूरा लिख रही है लेकिन लिख रही है। उसके विचारों और लिखने की गति में समन्वय ना हो, है ना, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा कि उसके विचारों और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, यानी यही आपका उचित आंसर होगा। यानी उसको लिखने और विचार मिल नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ पे मिल नहीं रहे, वो लिख क्या रही है और उसके विचार क्या है, विचारों को ही तो हम लिखते हैं ना, तो विचारों को व्यक्त करते हैं लिख के, तो वो विचार उसके कुछ और चल रहे हैं और लिख वो कुछ और रही है, मेन रीजन यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत लगती है एक एक स्लाइड को बनाने में। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप इस तरह के वीडियो में और बने रहेंगे, है ना। और इस तरह के अगर आपने क्वेश्चन तैयार किए तो आपके हिंदी पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 ज़रूर आएंगे। आप उस पर अपना जो मोराल है ना आपको हाई रखना है, मोराल हाई रखिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य को हाई रखिएगा, लक्ष्य ऊंचा रखिएगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। सतीश किस क्लास में पढ़ता है? 7th क्लास में पढ़ता है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, यानी हूबहू बुक किस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी उसकी समझ उसने रट तो लिया है, रट के लिख लिया है। रट के लिखने से क्या होता है कि आप अगर समझ के लिखोगे ना तो उसको आप अपनी भाषा में लिखोगे। इसीलिए कभी भी आप कुछ भी लिखो या समझो ना तो पहले लिखने या किसी भी टॉपिक को पहले आप समझ लोगे ना तो उसको अपनी भाषा में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो समझना बहुत जरूरी है। रटंत विद्या क्या होती है? रटंत विद्या में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद आप उसको भूल जाओगे, लेकिन समझी हुई चीज कभी हम नहीं भूलते हैं। तो इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है, यानी सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है, क्यों वो रटी हुई भाषा का प्रयोग अपने एग्जाम में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है वो निबंध लिखते समय करता है। पहला है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, दूसरा है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मकता लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो यहाँ पे सबसे कमजोर यानी सबसे लीस्ट एप्रोप्रिएट रीजन अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी है कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। यहाँ मौखिक भाषा और लिखने का यहाँ पे कोई भी क्या है, यहाँ पे समझ और लिखने का है ना, यहाँ पे थिंकिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे बोलने और लिखने से संबंध इसका कोई भी स्थापित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पे हम हिंदी भाषा शिक्षण जो करते हैं और कराते हैं उसका क्या लक्ष्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, यानी जिस तरह लिखी हुई है एक एक शब्द को उसी तरीके से आप दोहरा दो, रिपीट कर दो, तो इससे आपकी भाषा शिक्षण की जो हिंदी भाषा शिक्षण की जो
उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होगा। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, रटाफिकेशन से दूर ले जाना है। कंठस्थ नहीं कराना, आपको क्या करना है, इंडक्टिव मेथड का यूज करना है। पहले आपको एग्जाम्पल बताना है और एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे रूल को खुद ही बनाएंगे, है ना। बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरण का अभ्यास कराना। तो ये क्या हो गया, पाठ के अंत में दिया हुआ उदाहरण उसको आप अभ्यास करा रहे हो, एक तरह से रटने वाली ही बात हुई। बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, यही जो है उद्देश्य है, यही एम है बच्चों में भाषा शिक्षण कराने का। यानी हिंदी भाषा शिक्षण कराने का मेन जो पर्पस है वो क्या है, बच्चों में भाषा, बच्चों में समझ के साथ यानी बच्चे समझे कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हो, इसकी क्षमता उनमें विकसित होनी चाहिए। इसीलिए हम उच्च प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा शिक्षण कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाध्य तत्व हो सकता है, सबसे बड़ा बाध्य तत्व यानी सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है, भाषीय प्रयोग के अवसर। ये तो बाध्य थोड़ी ना है, ये तो अच्छा माना जाएगा, इससे तो एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को। इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन या पाठ्य पुस्तक, तो सबसे बड़ा होगा भाषा में आकलन। यानी भाषा में आकलन आप करोगे तो ये सबसे बड़ा बाध्य तत्व माना जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का होगा। ठीक है, भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में, शिक्षक की बात हो रही है, यानी जो लैंग्वेज टीचर है उसमें क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधि का ज्ञान और रसायनों का ज्ञान होना। देखिए, व्याकरण, अगर भाषा के शिक्षक हैं आप तो आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी व्याकरण का ज्ञान हो चाहिए। आप भाषा शिक्षण है तो आपकी जो लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। आपको विधि आनी चाहिए कि किस तरह से हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, किस तरह से विषय, हर विषय का मूल्यांकन करेंगे जो आप पढ़ा रहे हो। रसायनों का ज्ञान होना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। रसायनों का ज्ञान होना और भाषा शिक्षण दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमसे, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, काठिन्य निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण यानी जो आप कहानी पढ़ते हो उसमें काठिन्य निवारण किया जा सकता है। कैसे, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, ये सभी उपयुक्त। तो यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, गद्य शिक्षण क्या होते हैं, कहानी को काठिन्य निवारण के लिए, यानी बच्चों को आप कहानी को समझाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, है ना। बच्चे कहानी को अच्छी तरीके से समझे, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, उसके लिए आप चित्र दिखा के कर सकते हो। चित्र के थ्रू बच्चे क्या करेंगे, उस कहानी को रीड करेंगे। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, यानी आप डिमॉन्स्ट्रेट करके, मॉडल दिखाकर, कोई मॉडल दिखा के बच्चों को, ये तीनों तरीके सही माने जाते हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कब नहीं होगा, कब उपयोगी नहीं होगा, कब यूजफुल। उपयोगी का मतलब है यहाँ पे कविता शिक्षण, यानी जो हम पोयम पढ़ाते हैं बच्चों को, कब यूजफुल नहीं होगा, यानी उपयोगी का मतलब कब यूजफुल नहीं होगा, जिसमें छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। सृजनशीलता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी को बढ़ाना। जिस कविता के द्वारा बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी वो तो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया, ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें छात्र सरलता से समझ सके, ये भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब अगला है कि जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्त जैसी भावनाएं निहित हो। अब देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन है, हमें कविता में अंतर्राष्ट्रीय वादों, यानी मतलब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाओं को रस का प्रयोग करके जब आप कविता पढ़ते हैं, उस तरह की आपकी भावनाएं जगती हैं, है ना। इसीलिए होता है ना, हास्य रस से होता है, वीर रस होता है, भक्ति रस होता है, कविताओं में प्रयोग किया जाता है ताकि आप पढ़े तो आप एनर्जेटिक
हो जाए। तो उसके लिए ये होता है, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए होता है और बच्चे अच्छी तरीके से समझ सके, ये तीनों ऑप्शन बेटर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा? ऑप्शन नंबर सी 11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना। कौन सा है? आपको यहाँ पे क्रम देख लेना है। सबसे पहले आप सुनते हैं यानी श्रवण का कौशल, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 12 का सही हो जाएगा, है ना। श्रवण यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW क्रम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी लीस्ट एप्रोप्रिएट की बात यहाँ पे की जा रही है। प्राथमिक कक्षा में यानी 8वीं कक्षा में, है ना, यहाँ पे 8वीं कक्षा दिया है, सॉरी, 8वीं कक्षा में बच्चों के भाषा आकलन यानी आप भाषा का इवेल्युएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। आकलन यानी असेसमेंट कर रहे हैं भाषा का, लैंग्वेज असेसमेंट के लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। यानी जब आप लैंग्वेज का एग्जाम, एक तरीके से आप लैंग्वेज चेक करोगे कि बच्चे ने कहा कितना ज़्यादा वो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, किस तरह से प्रयोग कर रहा है, इन सब चीज़ों का जब आप आकलन करोगे 8वीं कक्षा के बच्चों का, तो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दोगे और सबसे कम किस पर ध्यान दोगे? किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, यानी किसी कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही है, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा है साहित्य समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। देखिए, किसी विषय पे जब आप विचार प्रकट करोगे तो इससे भाषा आकलन आप समझ में आएगा कि आप किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आपकी भाषा और विचार कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी सही होगा। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना या साहित्य समारोह का आयोजन करना। अब साहित्य समारोह का आप आयोजन करोगे, इससे भाषा का कोई लेना देना नहीं है। लिखित परीक्षा में आपके लेखन शैली का पता चलता है, और लेखन शैली क्या है? वन ऑफ द स्किल ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज की एक स्किल मानी जाती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कम महत्वपूर्ण यानी लीस्ट एप्रोप्रिएट कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? जैसे रूपा नाम की एक बच्ची है जो कि क्या है, वो बड़े समूह में ना उसे हेजिटेशन हो रहा है, हिचकिचा रही है, अटक रही है। बड़े समूह में वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने में। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि जाइए 4 लाइन स्टेज पर इन्वायरमेंट, अभी रिसेंटली क्या अभी बीता था, 5 जून को हम इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपसे बोला जाए कि जाइए, अचानक से आपसे कोई बोले, ऐसे तो आप घर में बैठ के बहुत भाषण दे देते हो कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए। हम बातें तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि आपको 5 लाइन इन्वायरमेंट पर बोलना है, आप स्टेज पर जाइए, आपके सामने 100 लोग हैं, उनको आप समझाइए, तब आपकी क्या होगी? वहाँ पर आपकी हालत खराब होगी, आपकी, हमारी सबकी होती है, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, उतना ज़्यादा हम उस भीड़ में, हमें आदत नहीं होती उतने बड़े भीड़, उतने बड़े समूह में जाके बोलने की। लेकिन जैसे जैसे हम आदत पड़ती जाएगी उस समूह में बोलने की, आप 1 बार डरोगे, 2 बार डरोगे, 3 बार, 4-5 बार के बाद क्या होगी? आप कितने भी बड़े समूह में आप बोलने के लिए क्या हो जाओगे? बोलने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो बस वही बात है कि यहाँ पे जो रूपा नाम की बच्ची है, उसको बड़े समूह में वो अटकती है, डरती है, कॉन्फिडेंस नहीं बना पाती है। तो आप क्या करोगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर प्रदान करेंगे। अगर बड़े समूह में आपको डर लगता है तो पहले छोटे छोटे, क्या होता है ना, हम क्या बोलते हैं कि पहले छोटे छोटे चीज़ों को सॉल्व कीजिए, फिर आप बड़े चीज़ों पर घुसिए। तो क्या होता है कि छोटे छोटे समूह में वो बोलेगी, उससे क्या हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो उतनी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेगी, उतना ज़्यादा उसको तो अच्छा फील होगा कि नहीं, मैं तो बोल ले रही हूँ। तो धीरे धीरे वो बड़े समूह में भी बोलने के लिए क्या हो जाएगी? कैपेबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होना चाहिए। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, इससे कुछ भी नहीं होगा, आप समझा के थक जाओगे, वो नहीं बोल पाएगी। उसको एक्सपोजर देना है, अवसर देना है ना।
उसे बलपूर्वक आप फोर्सफुली कोई काम करा नहीं सकते हो। आत्मविश्वास उसके खुद ब खुद धीरे धीरे बढ़ेगी। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहोगे। ऐसे नहीं होता, अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ में टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऊपर बढ़ते हो, है ना। आप अपने आप को पहले से तुलना करोगे तो पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हो और आगे कुछ और बनोगे। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक्सपीरियंस से आप में क्या होती है, आपकी क्वालिटी निखरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, है ना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटि का निवारण करना चाहिए। वर्तनी संबंधी त्रुटि क्या होता है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपका हो रहा है तो उसको आप कैसे दूर करोगे। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करा के, बिल्कुल सही है, आप वर्तनी का शुद्ध उच्चारण कराइए, यानी सही प्रोनाउंसिएशन कराइए, है ना। तो उससे क्या होगा, और उसको प्रोनाउंसिएशन के थ्रू बच्चे लिखेंगे तो वर्तनी संबंधित त्रुटि उनकी दूर होगी। ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी हम देखेंगे और ऑप्शन को, त्रुटियों का प्रकार गिनकर कि किस किस तरह की त्रुटि हो रही है। इससे क्या हो जाएगा, इस तरह की गलती करती है, उस तरह की। सबसे अच्छा माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को सुनो, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करो, उच्चारण करो और उसको लिखो। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा करके, त्रुटियों के बार बार आप गलती का एहसास दिलाओ, उपेक्षा करो, अरे तुम्हारी तो हमेशा गलती होती रहती, ऐसे नहीं होता है। आप बच्चों को समझाओ कि आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे आपकी वर्तनी शुद्धि होगी, स्पेलिंग करेक्ट कैसे होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बेटर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। उपेक्षा और अपेक्षा दो वर्ड हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, उपेक्षा यानी आप किसी को क्या कर रहे हो, आप नीचा दिखा रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। उपेक्षा का मतलब अगर सिंपल वर्ड हम देखें तो किसी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान को, बच्चों की भाषीय पृष्ठभूमि को, बच्चों की सामाजिक श्रेणी को या बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को। तो आप किसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हो, तो आप बच्चे की भाषीय पृष्ठभूमि को, यानी किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, किस भाषा को लेके बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्योंकि हम क्या हमने पढ़ा है कि बच्चे क्या होते हैं, कुछ बेसिक जो भाषा का ज्ञान वो कहाँ सीख जाते हैं, घर में ही सीख जाते हैं, और उसको लेके वो स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो वो उनका बेस्ड है। अगर आप उनके बैकग्राउंड को आप इग्नोर करोगे तो फिर बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको उसको लेके चलना है, उसको क्या समझना है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला हो वह कहा जाता है। वर्णों के समूह जिसकी मीनिंग हो, स्मॉलेस्ट वर्ड आप बोल सकते हो, जिसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग हो, उसे बोलते हैं शब्द। शब्द क्या होता है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, वर्णों के उस समूह जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकले, जिसका कोई फिक्स अर्थ हो, उसे हम शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल यही होगा आंसर। ठीक है, जैसे राम अगर हम लिखते हैं राम, र में आँख की मात्रा और म, तो ये क्या हो गया, वर्ण से मिला, यानी वर्णों का समूह, और इसका अर्थ निकल रहा है कि राम क्या है, नाम है, तो ये शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी पियाजे का मानना क्या था कि भाषा कैसे विकसित होती है। ऐसा नहीं है कि पियाजे ने भाषा के बारे में बात नहीं की, लेकिन वाइगस्की के मुताबिक वाइगस्की ने भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन पियाजे ने भी इग्नोर नहीं किया है भाषा को। कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाषा से संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, लेकिन इस चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वाइगस्की ने बताया। और वाइगस्की का क्या फोकस था कि हमने क्या पढ़ा है कि वाइगस्की किस चीज पे फोकस करते हैं, कल्चर पर, सोसाइटी पर
और लैंग्वेज पर। ये तीनों आधार थे वाइगस्की की थ्योरी का। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति प्रवेश के साथ डैश के माध्यम से विकसित होती है। तो आपको पियाजे के अनुसार बताना, अंतःक्रिया करके, सामंजस्य करके, अलगाव करके या टकराव करके। ये दोनों तो नेगेटिव है। अब आपको आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा अंतःक्रिया करके। अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि अंतःक्रिया की बात यानी इंटरैक्शन की बात कौन करते हैं? वाइगस्की करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वाइगस्की सोशल इंटरैक्शन की बात करते हैं, यानी सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। सोशल इंटरैक्शन के बात कौन करता है? वाइगस्की करते हैं। ठीक है, तो वाइगस्की करते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतरक्रिया यानी इंटरैक्शन की बात पियाजे करते हैं। अगर यहाँ पे सोशल इंटरैक्शन रहता यानी सामाजिक अंतःक्रिया रहता तब वो वाइगस्की होता। लेकिन यहाँ पे पियाजे है तो अंतःक्रिया होगा। यानी वो भी बोलते हैं कि हम समाज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके अपनी भाषा और अपनी संज्ञानात्मक तंत्रों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द का तात्पर्य इससे है। बोलचाल यानी जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो आम भाषा होती है उसको हम बोलचाल बोलते हैं। लिखित संचार से, औपचारिक भाषा से, भाषण से, रोजमर्रा की बातचीत से या वाद विवाद और चर्चा से। वाद विवाद यानी ग्रुप डिस्कशन, ये तो नहीं होगा बोलचाल की भाषा। लिखित तो आप जब कोई चीज़ लिखते हो तो आप उसमें प्रॉपर ग्रामर का यूज़, प्रॉपर सेंटेंस का यूज़, बहुत ही कोहेसिव वे में, बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है बात। औपचारिक यानी फॉर्मल, रोजमर्रा की बातचीत यानी बोलचाल। रोजमर्रा की बातचीत को हम क्या बोलते हैं? बोलचाल ही तो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अब देखेंगे हम। देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है? हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण पहलू यानी इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जा सकता है, इम्पॉर्टेंट बात मानी जाती है। रट कर याद करना, रटाफिकेशन से तो एनसीएफ भी दूर जाने को बोलता है, तो ये तो रटने वाली चीज देखिए नेगेटिव वर्ड है, आप ध्यान रखिए। व्याकरण अनुवाद यानी ग्रामर ट्रांसलेशन, संचारी दृष्टिकोण या सूत्रलेख विधि। तो यहाँ पे संचारी दृष्टिकोण जो है वो एक महत्वपूर्ण होती है। संचारी दृष्टिकोण का मतलब है कि क्या आपकी सोच है वो भाषा शिक्षण में आपको हेल्पफुल करेगी, है ना। व्याकरण अनुवाद सूत्रलेख विधि ये उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है? कहानी कहने का क्या महत्व है? जब आप कहानी कहते हो तो एक तो आपकी आपकी श्रवण कौशल विकसित होती है, यानी सुनने, आप कोई कहानी कह रहा है तो आप सुन रहे हो तो आपकी श्रवण कौशल यानी आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। लेकिन जो बोल रहा है उसकी स्पीकिंग स्किल क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर लेखन कौशल विकसित करना, तो कहानी में सुनने और उस कहानी सुना जाता है और बोला जाता है, तो आपकी लेखन कौशल का तो कुछ लेना ही देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ने की समझ को बढ़ना, यहाँ पे पढ़ तो रहे नहीं है, पढ़ना लिखना तो यहाँ पे हो रहे, सुनना और बोलना हो रहा है। सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देना, बिल्कुल कौशल यहाँ पे कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। व्याकरण के नियमों को जोर देना, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सीखने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? उच्चारण का मतलब प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखोगे? जब आप सामने वाले को बोलते हुए सुनोगे, यानी आपका जो रोल मॉडल है, जो आपका मॉडल है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, घर का माहौल हो सकता है, स्कूल का माहौल होता है, तो वो अगर अच्छा मॉडल प्रस्तुत करेंगे, अच्छी तरीके से किसी भी वर्ड को यूज करेंगे, तो वही चीज तो आप देखते हो, उसी चीज को तो सुन के आप बोलते हो। अब बहुत लोगों को आपने क्या सुना होगा कि बहुत लोग ओट बोलते हैं, वोट को ओट बोलते हैं। ओट नहीं होता है, वोट होता है। तो अगर कोई फादर ओट बोल रहा है कि मैं ओट देकर आ रहा हूं, तो बच्चा भी ओट ही बोलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको सही मॉडल प्रस्तुत करना होगा, सही
तो ये क्या होगा, तो सही चीज़ को प्रस्तुत करोगे तब जाके आपका बच्चा भी या अगर कोई शिक्षक है अगर सही उच्चारण विधि का प्रयोग कर रहा है तो उनके विद्यार्थी भी अच्छे तरीके से बोलेंगे। तो अलगाव मेथड अलग करके, अनुकरण मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन विधि, या प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। तो इन सब मेथड से नहीं होगा। अनुकरण मेथड में क्या करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं उसको इमिटेशन के थ्रू, नकल के थ्रू उसी चीज़ को हूबहू बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यानी अनुकरण मेथड 22 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी भाषा कक्षा में मल्टीमीडिया के उपयोग का प्राथमिक लक्षण क्या है। मल्टीमीडिया का उपयोग जो हम करते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल लैंग्वेज का, जैसे मल्टीमीडिया में टीवी भी आ जाता है, न्यूज़पेपर, हर ये सब मल्टीमीडिया में, तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होता है, मनोरंजन कराना, यानी मेन लक्ष्य क्या होता है, मेन लक्ष्य की बात करिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मीडिया इन हिंदी भाषा कक्षा में। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए आप मीडिया का यूज़ करते हो, शिक्षण केंद्रित शिक्षा के लिए, शिक्षक यानी टीचर सेंटर के लिए नहीं, छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ावा देने के लिए। सबसे अच्छा है कि जब हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करेंगे ना, तो बच्चे क्या होंगे, एक्टिवली ज्वाइन करेंगे आपकी क्लास को, वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनकी समझ बढ़ेगी, इसलिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है, योगात्मक मूल्यांकन, अंतिम परिणामों का आंकलन करना, निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार, और ग्रेडिंग। यानी यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार के लिए हम बच्चों को, हमको क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, उसके लिए हमको निरंतर यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर हम ध्यान देंगे, जिससे बच्चों में सुधार होगा और बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है ना, देखते हैं क्या। छात्रों के बीच हिंदी भाषा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, यानी कौन सी एक प्रभावी तरीका है जिससे आप हिंदी भाषा के प्रवाह यानी बोलने की कैपेबिलिटी को बच्चों में आप बढ़ावा दोगे। शब्दावली सूचियों को याद रखना, मौन पठन से आपके बोलने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, मौन पठन यानी आप धीरे धीरे मन में ही पढ़ रहे हो। समूह चर्चा और रोल प्ले, व्याकरण अभ्यास। तो सबसे अच्छा माना जाता है रोल प्ले और समूह चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन जब आप करोगे तो बच्चे में जो बोलने की क्षमता है हिंदी भाषा में वो बढ़ेगी। और दूसरा रोल प्ले, यानी बच्चे क्या करते हैं, नाटक करते हैं, कोई भी स्टोरी के ऊपर, कोई राम बन गया, कोई सीता बन गई, है ना, कोई लक्ष्मण बन गया, और उस तरह से क्या करता है बच्चा, शब्दों का, भाषा का प्रयोग करता है। तो दोनों मेथड के थ्रू क्या होगा, ये आप बच्चों की हिंदी भाषा के प्रवाह को बढ़ा सकते हो। तो ये थे आज के कुल 25 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा स्टडी पर्सन चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।